नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉक्टर प्रमोद सावंत ने आज लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए गोवा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यसभा की कार्यवाही कीमतों में बढ़ोतरी और अन्य मुद्दों पर विपक्ष के शोर शराबे के कारण बाधित हुई। दंड प्रक्रिया पहचान विधेयक 2022 लोकसभा में पेश। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज श्रीलंका के वित्त मंत्री बासिल राजपक्षे से मुलाकात की। वे अगले 2 दिन द्विपक्षीय और बिम्स्टेक बैठकें करेंगे। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण के तहत देश भर में अब तक 183 करोड़ 26 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। मौसम विभाग ने अनेक उत्तरी और पश्चिमी राज्यों में अगले 3 दिन लू चलने की संभावना व्यक्त की। रूस और यूक्रेन तुर्की में नए दौर की बातचीत करेंगे। लॉस एंजलिस में ऑस्कर पुरस्कारों की घोषणा। विल स्मिथ को सर्वश्रेष्ठ अभिनय के लिए पहला ऑस्कर मिला। जून फिल्म को 6 और कोडा को 3 श्रेणियों में पुरस्कार मिले। बासल स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु ने महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया है और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में गुजरात टाइटंस का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से होगा। दोपहर समाचार में नईम अख्तर के साथ मैं कनकलता। कोविड से सुरक्षित रहने के लिए आपसे अपील है कि कृपया 4 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। पूर्ण टीकाकरण कराएं, मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार अनेक गतिविधियों का आयोजन कर रही है। इस अवसर को जन उत्सव के रूप में मनाते हुए आकाशवाणी समाचार स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। ये क्विज 15 अगस्त 2022 तक प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को समाचार प्रभात में शामिल होगा। भारतीय डाक विभाग अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी के साथ सहयोगी के रूप में शामिल है। आज अमृत महोत्सव क्विज का 65वां प्रश्न। आज का प्रश्न है, तत्कालीन मैसूर राज्य में ध्वजारोहण में हिस्सा लेने वाली पहली महिला कौन थीं, जिन्होंने ग्रामीण महिलाओं के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए मातृ मंदिर की स्थापना भी की थी। प्रश्न एक बार फिर सुन लें। तत्कालीन मैसूर राज्य में ध्वजारोहण में हिस्सा लेने वाली पहली महिला कौन थीं, जिन्होंने ग्रामीण महिलाओं के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए मातृ मंदिर की स्थापना भी की थी। श्रोता अपने उत्तर व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भेज सकते हैं या हमें इस पते पर ईमेल कर सकते हैं, amritmahotsav@prasarbharati.gov.in। ईमेल पता एक बार फिर सुन लें, amritmahotsav@prasarbharati.gov.in। एक भाग्यशाली प्रतिभागी को विजेता चुना जाएगा और कल के समाचार प्रभात में उनके नाम की घोषणा की जाएगी। विजेता को ई प्रमाण पत्र और पुरस्कार दिया जाएगा। और अब समाचार विस्तार से। डॉक्टर प्रमोद सावंत ने आज लगातार दूसरी बार गोवा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के शीर्ष नेता उपस्थित थे। राज्यपाल पीएस श्रीधरन पिल्लई ने उन्हें शपथ दिलाई। हांव डॉक्टर प्रमोद पांडुरंग सावंत देवाचो सुपूत घेता की कायद्या वरवीं स्थापीत जाल्ल्या अशा भारतीय संविधाना विशीं हांव खरेली श्रद्धा आनी निश्ठा बाळगितलों। हांव भारताची सार्वभौमताय आनी एकत्मताय उन्नात राखतलों। हांव गोंय राज्याचो मुखेलमंत्री म्हणून म्हजी कामां निश्ठेन आनी शुद्ध बुद्दीन निभयतलों आनी संविधान आनी कायदो हाच्या प्रमाणे सगळ्या तरेच्या लोकांक हांव धिटायेन आनी भेदभावा बगर तशेंच कोणाच्याच संबंधी मोयपास अथवा दुस्वास बाळगिनासतना न्याय वागणूक दितलों। डॉक्टर प्रमोद सावंत के साथ 8 अन्य कैबिनेट मंत्रियों ने भी शपथ ली। एक रिपोर्ट। विश्वजीत राणे, मोविन गुदीन, रवि नायक, नीलेश काब्राल, सुभाष शिरोडकर, रोहन खंवटे, गोविंद गावड़े, अतानासियो मोंसेरात को आज कैबिनेट मंत्री के रूप में गोवा में शपथ दिलाई गई।
डॉक्टर सावंत को पिछले सोमवार को भाजपा विधायक दल के नेता और गोवा के मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया था। गोवा विधानसभा चुनाव में 14 फरवरी को हुए 40 सदस्यीय सदन में बीजेपी ने 20 सीटें जीती हैं। महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी के 3 निर्दलीय विधायकों और 2 विधायकों को समर्थन से बीजेपी ने सत्ता बरकरार रखी है। तुषार जाधव के साथ मैं मुकेश थड़ी, आकाशवाणी समाचार, पणजी। उत्तर प्रदेश में 18वीं विधानसभा के लिए नवनिर्वाचित विधायकों का शपथ ग्रहण समारोह आज शुरू हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पहले विधायक पद की शपथ दिलाई गई। विपक्ष के नेता अखिलेश यादव को भी विधायक के रूप में शपथ दिलाई गई। प्रोटेम स्पीकर रमापति शास्त्री ने इन्हें शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह कल भी 11 बजे से शुरू होगा। कल दोपहर बाद विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा। राज्यसभा में महंगाई और अन्य मुद्दों को लेकर विपक्षी दलों के शोरगुल के बाद कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी गई। आज सवेरे सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो सभापति एम वेंकैया नायडू ने विपक्ष के स्थगन नोटिस को अनुमति नहीं दी। विपक्ष ने महंगाई, श्रमिक संघों की हड़ताल और राजस्थान में अनुसूचित जाति के लोगों पर अत्याचार के मुद्दों पर ये नोटिस दिया था। इसके बाद तृणमूल कांग्रेस, वाम दलों और अन्य ने इसका विरोध करते हुए शोरगुल किया और कार्यवाही शुरू होने के थोड़ी देर बाद ही दोपहर 12 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि 2014 के बाद से रक्षा क्षेत्र में देश में कुल 3,343 करोड़ रुपए का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई आया है। उन्होंने ये जानकारी आज राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में दी। श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि 2001 से 2014 के दौरान लगभग 1,382 करोड़ रुपए का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आया था। गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ने आज दंड प्रक्रिया पहचान विधेयक 2022 लोकसभा में पेश किया। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य अभियोजन तथा अदालती दोष सिद्धि में वृद्धि करना और संवैधानिक व्यवस्था तथा मानवाधिकारों की रक्षा करना है। उन्होंने कहा कि इस बारे में मौजूदा प्रावधान लगभग 100 वर्ष से अधिक पुराने हैं। कांग्रेस के सदस्य मनीष तिवारी और अधीर रंजन चौधरी, आरएसपी के एनके प्रेमचंद्रन, बहुजन समाज पार्टी के रितेश पांडेय और तृणमूल कांग्रेस पार्टी के सौगत रॉय ने विधेयक का विरोध किया। श्री सौगत रॉय ने कहा कि यह कानून बनने से मौलिक मानवाधिकारों और संविधान की व्यवस्था का उल्लंघन होगा। श्री मनीष तिवारी ने आग्रह किया कि इस पर विचार किया जाना चाहिए कि क्या सरकार को मौलिक अधिकारों का हनन करने वाला इस प्रकार का कानून बनाने का अधिकार है। इसके बाद विधेयक पर मत विभाजन में इसके पक्ष में 120 और विरोध में 58 वोट पड़े। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि फंसे कर्ज की राशि को बट्टे खाते में डाल देने का मतलब ये नहीं है कि उस राशि को चुकाने में पूरी तरह से छूट मिल गई है। लोकसभा में डीएमके के टीआर बालू के प्रश्न के उत्तर में श्रीमती सीतारामन ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि लेखा प्रक्रिया के दौरान फंसे कर्ज वाले खातों की राशि के लिए बैंक प्रावधान करते हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज श्रीलंका के वित्त मंत्री बासिल राजपक्षे से मुलाकात की। ट्वीट संदेश में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि बैठक में आर्थिक स्थिति और भारत के सहयोगी रुख के बारे में चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि भारत पड़ोसी प्रथम की नीति का पालन करता रहेगा। श्री जयशंकर 3 दिन की श्रीलंका यात्रा पर कल कोलंबो पहुंचे। अगले 2 दिन डॉक्टर जयशंकर द्विपक्षीय और बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठकें करेंगे। श्रीलंका की यात्रा से पहले डॉक्टर जयशंकर मालदीव की यात्रा पर थे। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज दुबई में दुबई पर्यटन और वाणिज्य विपणन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी इसाम काजिम के साथ बैठक की। इसमें पर्यटन और मीडिया तथा मनोरंजन क्षेत्रों के बारे में चर्चा की गई। श्री ठाकुर ने कल दुबई एक्सपो में अमीरात में नौकरी और कौशल के लिए प्रशिक्षण तेजस परियोजना का शुभारंभ किया। श्री ठाकुर ने कहा कि परियोजना का उद्देश्य भारतीयों को कौशल प्रदान करना, प्रमाणन देना तथा विदेशों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत लगभग 5,21,000 लाभार्थियों के गृह प्रवेश समारोह में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शामिल होंगे। वे इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री का हमेशा ये प्रयास रहा है कि देश के हर जरूरतमंद परिवार को मूलभूत सुविधाओं वाले पक्के मकान उपलब्ध कराए जाएं। इन्हीं प्रयासों के तहत कल लाभार्थियों को पक्के मकान दिए जा रहे हैं।
ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। सुनो ना, हाँ? सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों न बढ़ा लूं। तो रोका किसने है? हाँ? रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं। मुझसे। तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर। आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है। पर उससे मेरा क्या फायदा? देखो, फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ। पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं? बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242। ओ, 870-001-4242। लो, अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉ प्रमोद सावंत ने आज लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए गोवा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यसभा की कार्यवाही कीमतों में बढ़ोतरी और अन्य मुद्दों पर विपक्ष के शोर शराबे के कारण बाधित। दंड प्रक्रिया पहचान विधेयक 2022 लोकसभा में पेश। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज श्रीलंका के वित्त मंत्री बासिल राजपक्षे से मुलाकात की। वो अगले 2 दिन द्विपक्षीय और बिम्स्टेक बैठकें करेंगे। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण के तहत देशभर में अब तक 183 करोड़ 26 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। मौसम विभाग ने अनेक उत्तरी और पश्चिमी राज्यों में अगले 3 दिन लू चलने की संभावना व्यक्त की। रूस और यूक्रेन तुर्की में नए दौर की बातचीत करेंगे। लॉस एंजलिस में ऑस्कर पुरस्कारों की घोषणा। विल स्मिथ को सर्वश्रेष्ठ अभिनय के लिए पहला ऑस्कर मिला। ड्यून फिल्म को 6 और कोडा को 3 श्रेणियों में पुरस्कार मिले। बासेल स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु ने महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में गुजरात टाइटंस का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से होगा। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण के तहत देश में अब तक 183 करोड़ 26 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटों में 4,20,000 से अधिक टीके लगाए गए। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 98.75% है। वार्षिक अमरनाथ यात्रा इस वर्ष 30 जून से शुरू होगी। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बताया कि यात्रा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण 11 अप्रैल को शुरू होगा। 43 दिन चलने वाली ये यात्रा 11 अगस्त को संपन्न होगी। श्राइन बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नीतीश्वर कुमार ने यात्रा के लिए किए जा रहे विभिन्न उपायों की जानकारी दी। 43 दिनों तक चलने वाली ये यात्रा 11 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन समाप्त होगी। यात्रा दोनों रूटों से चलेगी, बालटाल से और पहलगाम। जो इस बार की यात्रा है उसमें बोर्ड की ये प्लानिंग है कि आने वाले यात्रा में हम श्रीनगर से भी चॉपर सेवा शुरू करें, जिससे श्री अमरनाथ जी के दर्शनार्थी चॉपर के माध्यम से होली केप तक जाके कर सके। कोविड की सारे प्रोटोकॉल हैं वो फॉलो होंगे। हेल्थ के लिए जो अन्य जगहों पे रूट में कैंप लगाए जाएंगे, जिससे उन्हें बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं आवश्यक जो है उन्हें मिले। रूस और यूक्रेन के बीच आज से तुर्की में नए दौर की बातचीत होगी। दोनों देश 28 से 30 मार्च तक बातचीत करेंगे। दोनों देशों ने सैनिक हमले में सबसे अधिक क्षतिग्रस्त यूक्रेन के शहरों में मानवीय गलियारा खोलने के बारे में कई बार बातचीत की है, लेकिन इसका कोई परिणाम नहीं निकला। तुर्की में होने वाली बातचीत दोनों देशों के बीच दूसरे दौर की उच्च स्तरीय वार्ता होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। हर मत का महत्व बताओ, आओ अपना हुनर दिखाओ। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आयोजित मतदाता जागरूकता प्रतियोगिता में भाग लें। लॉग ऑन करें voterawarenesscontest.in पर और प्रतियोगिता की विभिन्न श्रेणियों क्विज, गायन, स्लोगन, पोस्टर और वीडियो मेकिंग में दिखाएं अपनी रचनात्मकता। प्रतिभागी अपनी प्रविष्टियां 31 मार्च से पहले voter-contest@eci.gov.in पर भेजें और जीते ढेर सारे इनाम। ये आकाशवाणी है।
लॉस एंजलिस में आयोजित 94वें अकादमी पुरस्कार समारोह में प्रतिष्ठित ऑस्कर पुरस्कार वितरित किए गए हैं। विल स्मिथ को फिल्म किंग रिचर्ड में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया। ये उनके करियर का पहला ऑस्कर है। जेसिका चेस्टन को फिल्म द आइज ऑफ टैमी फाई के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया है। वेस्ट साइड स्टोरी के लिए एरियाना डिबोस को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार प्रदान किया गया। फिल्म कोडा को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है। इसे 3 श्रेणियों में नामांकित किया गया था और इसने तीनों में पुरस्कार हासिल किया है। सर्वश्रेष्ठ पटकथा और सहायक अभिनेता का पुरस्कार टॉय कोत्सुर को दिया गया है। वो ऑस्कर हासिल करने वाले पहले बधिर अभिनेता हैं। ड्यून फिल्म ने ऑस्कर में अपने 10 नामांकन में से 6 पुरस्कार जीते। ये सर्वश्रेष्ठ ओरिजिनल स्कोर, छायांकन, दृश्य प्रभाव, फिल्म संपादन, ध्वनि और प्रोडक्शन डिजाइन के लिए दिए गए हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में वर्ष 2022 के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगे। ये पुरस्कार 3 श्रेणियों में दिए जाते हैं। ये हैं पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। ये पुरस्कार कला, समाज कल्याण, विज्ञान और इंजीनियरिंग, व्यापार तथा उद्योग, चिकित्सा, शिक्षा, साहित्य, खेल तथा सिविल सेवा जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिए जाते हैं। इनकी घोषणा हर वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर की जाती है। पीवी सिंधु ने स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। कल बासल में फाइनल मुकाबले में उन्होंने थाईलैंड की बुसानन ओंगबाम रूंगफान को 21-16, 21-8 से हरा दिया। सिंधु का इस वर्ष का ये दूसरा खिताब है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टूर्नामेंट में शानदार जीत के लिए पीवी सिंधु को बधाई दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट संदेश में सिंधु को युवाओं का प्रेरणा स्रोत बताते हुए उनकी सराहना की। आईपीएल क्रिकेट में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से होगा। मैच शाम 7:30 बजे मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। आकाशवाणी समाचार की विशेष प्रस्तुति धरोहर में स्वतंत्रता आंदोलन के उन भाषणों, नारों और कविताओं से नई पीढ़ी को परिचित कराया जाता है जिन्होंने आजादी के दीवानों में उत्साह का संचार किया था। आजादी के आंदोलन के खजाने में ऐसे ढेरों शब्द जिन्होंने बदल दिए इतिहास। तारीख बदलने वाले लफ्जों पर आकाशवाणी समाचार प्रसारित कर रहा है विशेष कार्यक्रम धरोहर हर सोमवार। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के साथ एक राष्ट्र का उदय। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार प्रत्येक दिन आपके लिए इस महान संघर्ष गाथा की एक झलक प्रस्तुत करता है। இந்தியன் என்று சொல்வோம், அந்த சொல்லில் பெருமிதம் கொள்வோம், தீங்கற்ற தேசம் படைக்க நம் கைகளை இணைத்து। आज की कड़ी में हम स्वतंत्रता सेनानी सुंदर शास्त्री सत्यमूर्ति का स्मरण कर रहे हैं, जिनका निधन 28 मार्च 1943 को हुआ था। मद्रास प्रेसिडेंसी के एक अग्रणी कार्यकर्ता सत्यमूर्ति मद्रास राज्य के मुख्यमंत्री और भारत रत्न के कामराज को गढ़ने वाले माने जाते हैं। सत्यमूर्ति का जन्म 19 अगस्त 1887 को तमिलनाडु के पुदुकोट्टई में हुआ था। पेशे से वकील सत्यमूर्ति बहुत छोटी उम्र से ही राष्ट्रीय आंदोलन से प्रभावित थे। बाद में वे इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल हो गए। 1919 में कांग्रेस ने उन्हें ब्रिटेन में रॉलेट एक्ट और मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड सुधारों का विरोध करने के लिए अपना प्रतिनिधि चुना। सत्यमूर्ति सीआर दास और मोतीलाल नेहरू जैसे वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं के साथ स्वराज पार्टी में शामिल हो गए। 1930 में उन्हें मद्रास में एक मंदिर पर तिरंगा फहराने की कोशिश के लिए गिरफ्तार कर लिया गया।
सत्यमूर्ति ने 1937 में मद्रास विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1939 में वे मद्रास के मेयर बनाए गए। महापौर के रूप में काम करते हुए उन्होंने शहर में पानी की कमी दूर करने के लिए बूंदी जलाशय का निर्माण करवाया। विभिन्न समाजसेवी संगठनों के स्वयंसेवकों की मदद से शहर के लिए सौंदर्यीकरण योजना लागू करने वाले वे पहले व्यक्ति थे। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर नागपुर जेल भेज दिया गया। जेल का कठोर जीवन उनके स्वास्थ्य पर भारी पड़ा और 28 मार्च 1943 को उनका निधन हो गया। सत्यमूर्ति एक जननेता थे जो हमेशा आम जन के हितों के लिए काम करते रहे। इस महान स्वतंत्रता सेनानी सुंदर शास्त्री सत्यमूर्ति को हमारा भावभीना नमन। आज हम स्वतंत्रता सेनानी अब्दुल बारी को भी याद कर रहे हैं। अब्दुल बारी का जन्म 1892 में बिहार के जहानाबाद जिले में हुआ था। वे पेशे से एक व्याख्याता थे। राजेंद्र प्रसाद और A.N. सिन्हा जैसे स्वतंत्रता सेनानियों के नेतृत्व में उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया तथा असहयोग आंदोलन और औपनिवेशिक सरकार के खिलाफ विरोधों में सक्रिय भूमिका निभाई। 1937 में अब्दुल बारी प्रांत में पहली कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष बनाए गए। श्रमिकों की समस्याओं को समझने और उनकी कार्य स्थितियों में सुधार के सुझाव देने के लिए उन्हें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में गठित बिहार श्रम जांच समिति का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। क्षेत्र के श्रम आंदोलनों में भी शामिल हुए और उन्होंने श्रमिकों भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अब्दुल बारी राजनीति की मुख्य धारा में कूद पड़े और उन्हें गिरफ्तार कर हजारीबाग जेल में डाल दिया गया। वहां से रिहा होने के बाद उन्होंने श्रमिक संघर्ष की अपनी गतिविधियां फिर शुरू कर दी। बिहार स्वतंत्रता संग्राम में उनकी प्रमुख भूमिका, उनकी संगठनात्मक क्षमता और राजनीतिक दृढ़ता के कारण उन्हें 1946 में बिहार प्रदेश कांग्रेस समिति का अध्यक्ष बनाया गया और आजीवन वे इस पद पर बने रहे। 1947 में जब सांप्रदायिक दंगों ने बिहार को अपनी चपेट में ले लिया तो उन्होंने इसे रोकने में प्रमुख भूमिका निभाई। 28 मार्च 1947 को जब वे गांधी जी से मिलने पटना आ रहे थे तो पटना फतुहा रोड पर अज्ञात उपद्रवियों ने निर्ममता से उनकी हत्या कर दी। गांधी जी उनके परिजनों को सांत्वना देने उनके घर गए और राष्ट्र के प्रति अब्दुल बारी की निस्वार्थ सेवाओं के लिए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस महान विभूति अब्दुल बारी को आकाशवाणी का नमन। आज हम स्वतंत्रता सेनानी चौधरी बंसीलाल का भी स्मरण कर रहे हैं, जिनकी मृत्यु 2006 में 28 मार्च को हुई थी। बंसीलाल का जन्म 26 अगस्त 1927 को हरियाणा के भिवानी जिले में हुआ था। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 1943 से 1944 तक वे लोहारू स्टेट में प्रजा मंडल के सचिव रहे। आजादी के बाद बंसीलाल राजनीति में आ गए और 3 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बनाए गए। उन्हें आधुनिक हरियाणा का शिल्पी माना जाता था। वे ताऊ देवीलाल और भजनलाल के साथ हरियाणा के प्रसिद्ध लाल त्रियक में शामिल रहे। इस महान विभूति बंसीलाल को हमारा नमन। और अब आकाशवाणी समाचार के साथ आजादी का सफर की ये कड़ी संपन्न होती है। कल फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। मौसम विभाग ने कई राज्यों में अगले 3 दिन लू चलने की संभावना व्यक्त की है। मौसम विभाग के वैज्ञानिक R.K. जैनामणि ने आकाशवाणी से बातचीत में कहा कि दिल्ली, पश्चिम राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश में गर्म हवाएं चलने का अनुमान है। अगले 2 दिन में 30-35 तक 39 पार कर सकता है। और अभी जो लू या गर्म हवा या हीट वेव का जो एरिया है मेनली राजस्थान है, 41-42 वेस्ट राजस्थान, पश्चिम राजस्थान में है। उसके साथ साथ गुजरात में भी 2 दिन हो गया पूर्व एक स्पेल शुरू हुआ है और मध्य प्रदेश जो केंद्रीय भारत में भी 41-42 शुरू हुआ है। ये जो हीट वेव स्पेल है ये बढ़ेगा। 30-35 के बाद तापमान नीचे गिरना शुरू होगा। उड़ीसा में भी हीट वेव डेवलप हो सकता है 30 और 35 को 1-2 दिन के लिए, लेकिन अभी ऐसे कोई ज्यादा परेशानी का कुछ नहीं मिल रहा है कि तापमान ज्यादा बढ़ जाएगा।
और अब एक नजर आज के मौसम पर। दिल्ली में आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अधिकतम तापमान लगभग 38 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। मुंबई में आमतौर पर आसमान साफ रहेगा। यहां न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और अधिकतम 36 डिग्री रहने की संभावना है। चेन्नई में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहा और अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। कोलकाता में आंशिक रूप से बादल छाए रहने के आसार हैं। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अधिकतम तापमान लगभग 35 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। श्रीनगर, जम्मू, गिलगित और मुजफ्फराबाद में आसमान साफ रहेगा, जबकि लेह में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। इन क्षेत्रों में तापमान 1 डिग्री से 34 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। पूर्वोत्तर में गुवाहाटी, इम्फाल, कोहिमा, गंगटोक, ईटानगर और अगरतला में आमतौर पर बादल छाए रहने की संभावना है। शिलांग और आइजोल में आंशिक रूप से बादल छाए रहने के आसार हैं। इन शहरों में तापमान 12 से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम में भारत की असाधारण भूमिका को उजागर करने के लिए कल ढाका में एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इसका आयोजन बांग्लादेश मुक्ति युद्ध मंच ने किया। जाने माने वक्ताओं ने मुक्ति संग्राम के दौरान भारत की भूमिका के बारे में बताया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ढाका विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों और युवाओं ने भी हिस्सा लिया। वक्ताओं ने भारत की मानवीय कार्रवाई को याद करते हुए कहा कि पाकिस्तानी सेना के बर्बर दमन के कारण 1971 में तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान से लगभग 1 करोड़ लोगों ने भारत में शरण ली। मुक्ति संग्राम के दौरान भारत की ओर से सेना और लॉजिस्टिक समर्थन भी दिया गया। बांग्लादेश के मंत्री जुनैद अहमद ने बताया कि 1971 से दोनों देशों के बीच शुरू हुआ सहयोग अब भी जारी है। उन्होंने कहा कि भारत बांग्लादेश में उच्च प्रौद्योगिकी पार्क, हर जिले में भारत बांग्लादेश शिक्षा मनोरंजन केंद्र स्थापित कर रहा है और अन्य आधुनिक परियोजनाओं में मदद कर रहा है। बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त विक्रम दोरईस्वामी ने कहा कि बांग्लादेश मुक्ति संग्राम लोगों का संघर्ष था। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि रूस या किसी और देश में सत्ता परिवर्तन की उसकी कोई योजना नहीं है। श्री ब्लिंकन का ये बयान राष्ट्रपति बाइडेन की उस टिप्पणी के बाद आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को सत्ता में बने रहने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। श्री बाइडेन ने पोलैंड में दिए भाषण में ये टिप्पणी की थी। श्री ब्लिंकन ने कहा कि श्री बाइडेन ने सिर्फ इतना कहा था कि श्री पुतिन को यूक्रेन के खिलाफ युद्ध छेड़ने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। तालिबान ने अफगानिस्तान में विमानन कंपनियों को आदेश दिया है कि महिलाओं को बिना किसी पुरुष रिश्तेदार के विमानों में चढ़ने की अनुमति न दी जाए। इससे पहले पिछले सप्ताह लड़कियों के सभी माध्यमिक स्कूलों को बंद कर दिया गया था। अगस्त में कट्टरपंथी तालिबान के सत्ता में आने के बाद पहली बार इन स्कूलों को खोले जाने के कुछ घंटे के बाद ही बंद कर दिया गया। बुलेटिन समाप्त होने से पहले अमृत महोत्सव क्विज का आज का प्रश्न फिर सुन लें। तत्कालीन मैसूर राज्य में ध्वजारोहण में हिस्सा लेने वाली पहली महिला कौन थीं, जिन्होंने ग्रामीण महिलाओं के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए मातृ मंदिर की स्थापना भी की थी? आप अपने उत्तर व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भेज सकते हैं या हमें इस पते पर ईमेल कर सकते हैं amritmahotsav@prasarbharati.gov.in। आकाशवाणी के साथ अमृत महोत्सव क्विज में भाग लेकर स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के आयोजनों में शामिल हों। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉक्टर प्रमोद सावंत ने आज लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए गोवा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यसभा की कार्यवाही कीमतों में बढ़ोतरी और अन्य मुद्दों पर विपक्ष के शोर शराबे के कारण बाधित। दंड प्रक्रिया पहचान विधेयक 2022 लोकसभा में पेश। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज श्रीलंका के वित्त मंत्री बासिल राजपक्से से मुलाकात की। वे अगले 2 दिन द्विपक्षीय तथा बिम्स्टेक बैठकें करेंगे। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण के तहत देश भर में अब तक 183 करोड़ 26 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। मौसम विभाग ने अनेक उत्तरी और पश्चिमी राज्यों में अगले 3 दिन लू चलने की संभावना व्यक्त की। रूस और यूक्रेन तुर्की में नए दौर की बातचीत करेंगे। लॉस एंजलिस में ऑस्कर पुरस्कारों की घोषणा। विल स्मिथ को सर्वश्रेष्ठ अभिनय के लिए पहला ऑस्कर मिला। जून फिल्म को 6 और कोडा को 3 श्रेणियों में पुरस्कार मिले।
बासल स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु ने महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में गुजरात टाइटंस का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।